शहर की ठंडी रात हवा को चीखती हुई गुजर रही थी। घड़ी का कांटा रात के 11:50 पे अटका हुआ था। कबीर अपने ऑफिस की आखिरी फाइल को समेटकर जल्दी जल्दी बाहर निकल रहा था। एक और लेट नाइट, एक और ओवर टाइम, एक और दिन जो उसकी जिंदगी से गुजर कर कट चुका था। कबीर पिछले 2 महीने से इस नए शहर में था, एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में नौकरी करते हुए। कॉरपोरेट लाइफ की वही दिनचर्या, सुबह की भागदौड़, काम का दबाव, टीम लीड की तेज आवाज़ें और रात को थका हुआ बदन लेकर घर पहुंचना। मगर आज की रात कुछ अलग था। उसने खुद भी इस बदलाव को महसूस किया था। एक बेचैनी, एक अजीब भारीपन, जैसे हवा में कोई अनकहा रहस्य तैर रहा हो। बारिश के हल्के हल्के कतरे ऊपर से गिरना शुरू कर चुके थे और कबीर जल्दी से बस स्टैंड की तरफ बढ़ गया। उसकी माँ अक्सर फ़ोन पर समझाती थी, कभी भी आधी रात को बाहर मत रहा कर बेटे। रात को सड़क पर ज्यादा देर खड़ा रहना अच्छा नहीं होता। कुछ जगह हैं जो इंसान को पसंद नहीं करती। कबीर हर बार मजाक में हंस देता। अरे माँ, ये बड़े शहरों में भूत प्रेत थोड़े घूमता है। उसकी माँ चुप हो जाती, पर आवाज़ में हमेशा वही डर, वही चेतावनी बनी रहती। बस स्टैंड सुनसान था। हल्की बारिश और तेज होने लगी थी। रोशनी पीली पड़ चुकी थी और हल्की धुंध बाहर फैलने लगी थी। कबीर मोबाइल निकालकर टाइम देखने लगा। 11:54, चलो बस आ ही जाएगी। उसने सोचा, लेकिन तभी उसने किसी के कदमों की आवाज़ को महसूस किया। कबीर ने मुड़कर देखा। एक लड़की, इतनी खूबसूरत कि उसकी खूबसूरती को समझना मुश्किल था। उसके लंबे काले बाल बारिश की बूंदों से भीगकर चमक रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसी रात उसके इर्द गिर्द घूमकर उसे देख रही हो। उसकी आंखें बड़ी ही गहरी और इतनी काली कि उसके अंदर देखते हुए लगता था जैसे किसी अनंत अंधेरे कुएं में झांक रहे हो। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम यहाँ नए हो। कबीर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, एक्चुअली मैं 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ। लड़की मुस्कुराई। बारिश अचानक बहुत तेज हो चुकी थी। तेज हवा और भी तेज चलने लगी। लड़की हंसते हुए बोली, ये जगह बारिश पसंद करती है, रात को और भी ज्यादा। कबीर थोड़ा चौंका। तुम यहीं रहती हो? काफ़ी और टाइम ही है बाहर रहने का। लड़की ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। कभी कभी कुछ बातें रात में ही होती हैं। कबीर ने बात को समझा नहीं, पर उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो असहज था। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। बस का कोई नामो निशान नहीं था। टाइम 12:42 हो चुके थे। दोनों खड़े रहे, बातें करते रहे। कबीर को पता ही नहीं चला कि घड़ी की सुई ने कब 1 बजे का इशारा कर दिया। अब बस का आना लगभग नामुमकिन था। लड़की ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा घर तो काफी दूर होगा ना? कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, और इस वक्त तो कैब भी मिलना मुश्किल है। बस का भरोसा अब खत्म ही समझे। लड़की ने बहुत धीमी, लगभग मीठी आवाज से कहा। तो फिर एक काम करो, क्या तुम मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर सकते हो? कबीर ने थोड़ा सोचा, अजनबी लड़की, अजनबी शहर, आधी रात। पर लड़की की मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई अनदेखी डोर उसे उस तरफ खींच रही हो। और ऊपर से ये भयानक बारिश। उसने धीरे से कहा। ठीक है, चलते हैं। दोनों सड़क पर चलने लगी। बारिश अब कम हो चुकी थी, पर अब भी हवा में नमी और ठंडक खुली हुई थी। शहर की रोशनियां धीरे धीरे कम होने लगी। इमारतें पीछे छूटती हुई चली गई। अब रास्ता सुनसान होते जा रहा था। कभी कभी किसी पेड़ की परछाई अंधेरे में अजीब आकार ले लेती, जैसे कोई खड़ा हो। कबीर ने पूछा, तुम्हारा घर यहाँ आसपास ही है ना? लड़की मुस्कुरा दी। बस थोड़ा और
वो 10 मिनट और चले, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा। कबीर अब सच में घबरा चुका था। ये जगह तो काफ़ी आउटर एरिया लग रही है। घर एग्जैक्टली कहाँ है? लड़की ने दूर इशारा किया। अंधेरे में धूल के बीच एक पुराना महल जैसा घर उभरकर सामने आया। ऊंची दीवारें, काले पत्थरों में बना मुख्य ढांचा, टूटी हुई बालकनी, खिड़कियां जिसके शीशे आधे टूटे हुए थे। वो जगह देखकर कोई भी समझ जाता कि यहाँ सालों से कोई नहीं रहता। कबीर का गला सूख गया। तुम यहीं रहती हो? लड़की ने बिना एक शब्द बोले सिर हिलाया। कबीर के पैरों में हल्की झंझनाहट हुई। महल के अंदर की हवा बासी थी, जैसे दशकों से वहां कोई सांस तक ना ली गई हो। अंदर प्रवेश करते ही लड़की बोली, रात हो गई है, तुम यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। कबीर का मन बहुत विरोध कर रहा था, पर अब रात के 3 बज चुके थे। रास्ता बहुत ही लंबा और बाहर फिर से हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अंत में उसने कहा, ठीक है, एक रात का ही तो बात है। लड़की उसे एक बड़े कमरे में ले गई। कमरा पुराना था पर साफ सुथरा। कोने में एक बड़ी लकड़ी की बिस्तर रखी थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिसके चेहरे अंधेरे में डगमगाते दिख रहे थे। लड़की बोली यहाँ आराम कर लो। और वो धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा अपने आप ही धीरे से बंद हो गया। कबीर अचानक सिहर गया। उसने खुद को समझाया, बस इमेजिनेशन है, थकान की वजह से ब्रेन ट्रिक कर रहा है। बिस्तर पर लेटते ही उसे लगा जैसे कोई ध्यान से उसे देख रहा हो। कमरे की चुप्पी भारी थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी नहीं। पूरा माहौल एकदम स्थिर था, पूरी तरह सांस रोके हुए। थकान ने आखिर कबीर को नींद में धकेल दिया। अगली सुबह कबीर की आंख धीरे धीरे खुली। पहली बात जो उसने नोटिस की, उसका शरीर भारी लग रहा था, जैसे रात में उस पर कोई बोझ रखा हो। कमरा रात जैसा दिख रहा था। अब सब कुछ ज़्यादा साफ था और ज़्यादा व्यवस्थित लग रहा था। उसने फ़ोन उठाया। 10 बज चुके थे। चलो अच्छा है, टुडे संडे। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी नज़र कैलेंडर पर पड़ी। कैलेंडर बहुत ही पुराना था, पर उस पर तारीख आज की ही लगी हुई थी, संडे। मगर कबीर के हाथ कांप गए। कैलेंडर की तारीख के नीचे किसी ने बहुत ही हल्की स्याही में लिखा था, तुम अब यहाँ फंस चुके हो। कबीर ने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला। लड़की नीचे खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, एकदम वैसे ही खूबसूरत। वो बोली, गुड मॉर्निंग कबीर। कबीर ठिठक गया। तुम्हारा घर काफ़ी पुराना है, पर तुम तो काफ़ी नॉर्मल लगती हो। लड़की ने बस मुस्कुराकर कहा। सब कुछ नॉर्मल है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। उसका लहजा, उसकी आवाज़ और उसका चेहरा, सब कुछ बहुत परफेक्ट था, बहुत ही स्मूथ। लेकिन सब कुछ बहुत असामान्य लग रहा था। कबीर उसे देखता रहा। एक बार फिर उसने कहा, गुड मॉर्निंग कबीर। जैसे कबीर को नींद से उठा रही हूँ। कबीर हल्का मुस्कुराया, पर भीतर बेचैनी अजीब तरह से चुभ रही थी। उसने धीमे से कहा, गुड मॉर्निंग। उसने चाय उठाई। पहली घूंट लेते ही वो स्तब्ध रह गया। ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी बनाती है। लड़की ने बस मुस्कुराकर कहा। माँ की चाय सबसे अलग होती है। कबीर क्षण भर को ठहर गया। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वो गहरी सोच में पड़ गया। वो कैसे जानती है कि उसके घर में उसकी माँ कैसी चाय बनाती है? उसने तुरंत नजरें हटा ली। कबीर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने हल्की सी आंखें झुका दी। नाम से क्या होता है? जरूरी तो बस रिश्तों का हमेशा सही रहना होता है। पर वैसे मेरा नाम अन्नाया है। उसने उसके लिए नाश्ता रखा, गरम पराठे, दही, अचार। खाना खाते ही कबीर को चक्कर आने लगा।
कबीर ऊपर अपने कमरे में वापस आ गया। वो थोड़ा असहज हो उठा और बोरियत में कमरे की चीजें देखने लगा। लकड़ी की अलमारी पर धूल जमी थी। फिर उसकी नज़र एक बहुत ही पुरानी काली धूल से भरी डायरी पर पड़ी, जो बिस्तर के कोने में नीचे रखी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर छुपाई हो। कबीर ने डायरी उठाई। पहला पन्ना खोलते ही उसे लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। वहां ठंडक फैल गई। कबीर की नजरें जैसे पन्नों से चिपक गई हो। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम यहाँ फंस चुके हो, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। कबीर की सांसें अटक गई। उसने सोचा ये तो बस एक पुरानी डायरी है, लेकिन अगले पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, अनाया पर भरोसा मत करना, वो एक छलावा है। उसी क्षण नीचे से अनाया की आवाज़ आई। कबीर, तुम ठीक हो? कबीर को ऐसा लगा जैसे आवाज़ भले ही सामान्य हो, पर उसके भीतर कहीं कोई परछाई काँप रही हो। कबीर ने सोचा कि मुझे तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। वो नीचे आया, पर उसने जो देखा वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। रात जिस घर वो आया था वह पुराना तो था, पर रहने लायक। अब वही घर सुबह के उजाले में किसी भयानक दशकों से वीरान पड़े खंडहर जैसा लग रहा था। दीवारें काली सीलन से फैली हुई, कहीं कहीं जाले लटक रहे थे, पर रात को ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो खुद से बोल उठा, ये रात में तो ऐसा नहीं था, क्या हो रहा है? तभी पीछे से कदमों की हल्की आवाज आई। अनाया उसके पास आई। उसकी मुस्कान बहुत ही धीमी और अस्वाभाविक थी। और कुछ ढूंढ रहे हो? उसने सामान्य रूप से पूछा। कबीर सिसक गया। मैं वो बस बाहर जाना था, थोड़ा घर थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। तुम्हें आदत हो जाएगी, अनाया ने कहा। कबीर ने बिना कुछ बोले दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। लड़की ने उसे नहीं रोका, वो बस मुस्कुरा रही थी। कबीर को यही सही मौका लगा। उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा जैसे ही खुला, बाहर कोई सड़क नहीं थी जिससे वो आया था। बाहर था काला धुआं, सफ़ेद कब्रों की अनगिनत कतारें, एक कब्रिस्तान। ये शायद वही कब्रिस्तान है जो 200 साल पुराना, जिसके बारे में उसकी माँ हमेशा चेतावनी दिया करती थी। पर वो यहाँ कैसे आया? रात तो अनाया उसे अपने घर लाई थी, फिर उसका घर कब्रिस्तान के बीच कैसे हो सकता है? कबीर घबरा गया। पीछे मुड़कर देखा, अनाया अभी भी वैसे ही मुस्कुरा रही थी। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई थी? क्या चाहती हो तुम? अनाया कुछ नहीं बोली, बस उल्टी तरफ उसने दरवाजे के किनारों की ओर इशारा किया। कबीर ने देखा एक पुरानी फोटो फ्रेम। फोटो में वही लड़की थी और उसके नीचे लिखा था, अनाया शर्मा, 1893 से 1912। कबीर का खून जम गया। वो 1912 में मर चुकी थी, मतलब वो इंसान नहीं है। जैसे ही कबीर पीछे मुड़ता है, हर जगह सिर्फ परछाई, दीवालों से हाथ निकल रहे थे। कबीर को लगा वो जिंदगी में कभी इतना नहीं डरा। अनाया धीरे धीरे उसके पास आई और धीरे से बोली, तुम्हें डर लग रहा है? कबीर एक कदम पीछे हटा। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई थी? क्या चाहती हो तुम? अनाया का चेहरा एक पल में बदल गया। उसकी मुस्कान खत्म हो चुकी थी। उसकी आंखें गहरी काली, बिना पुतली की। उसकी आवाज़ अब इंसान जैसी नहीं, बल्कि खाली कमरे में गूंजती हुई टूटी फूटी दोहरी आवाज़ थी। तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना, यही चाहती। कबीर ने एक बार फिर भागने की कोशिश की। इस बार जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, कब्रिस्तान अब हर जगह फैल चुका था। बाईं तरफ, दाईं तरफ, पीछे
एक अनंत काला कब्रिस्तान। कहीं कहीं कब्रों के ऊपर सफ़ेद धुएं तैर रहे थे, कहीं मुरझाई पेड़ों से कटे फटे कपड़े लटक रहे थे, कहीं किसी के रोने की ध्वनि आ रही थी, बहुत ही धीरे, बहुत ही दर्द से भरी। कब्रों के अंदर से चीखों की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बाहर आना चाह रहा हो। कबीर पूरे जोरों से भागा, लेकिन हर रास्ता उसे उसी घर के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा देती, और फिर एक भयानक चीख पूरे कब्रिस्तान में फैल गई। अब बस स्टैंड पे राहुल खड़ा था, बस का इंतज़ार करते हुए। एक बार फिर रात के 12 बज चुके थे। राहुल ने महसूस किया कि उसके पीछे किसी कदमों की आवाज़ आ रही है। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, वहाँ अनाया खड़ी थी, एक मुस्कान के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।